Hello everyone, welcome. It is the first lecture of atoms and molecule and today topic is law of chemical combination. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एटम एक स्मॉल पार्टिकल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस लाई करता है और उसके आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जैसे एटम कंबाइंड करते हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? मॉलिक्यूल्स की। जैसे देखो, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, तो ये सभी क्या है? ये एटम्स होते हैं भाई। तो ये क्या है? एटम। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं, आप सेल बोल सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, ठीक है ना, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। और सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हम, एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, जो सेंटर है, यानी सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने होंगे? 8 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर और 8 प्रोटॉन लाई करते हैं अभी। ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है अभी। और 8 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड लाई करते हैं, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी 2 फर्स्ट सेल के अंदर और सेकंड सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो ये था एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे O2 है तो ये क्या? एक मॉलिक्यूल है, यानी 2 एटम कंबाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल होता है। ओके, H2 मॉलिक्यूल है, H2O ये क्या है? मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। आओ सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे आपको पता है, नंबर ऑफ सबस्टांस, या फिर आप बोल सकते हो जैसे रिएक्टेंट कंबाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है भाई। ओके, अब जैसे रिएक्टेंट कंबाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे आया या उसके लिए क्या कंडीशन थी या क्या लॉ थे, वो सभी एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी एक लॉ होता है ये, इसके अंदर बहुत सारे लॉज आएंगे आगे, हम उनको स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको इन्फॉर्मेशन देता है कंपाउंड की लास्ट में स्ट्रक्चर की, और वो कैसे कंबाइंड हुए, क्या उनके लिए कंडीशन थी। तो ये होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखो, दीज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। यानी ये क्या करता है कि आपको जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसकी कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा भी, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, कौन से एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, किस प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। या फिर आप ये ऐसे बोल सकते हो कि किसी चीज़ को कंबाइन करने के लिए क्या कंडीशन है, कितना मास, कितना प्रोपोर्शन होगा उसका, वो सारा कुछ कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो भाई, तो इसके अंदर 5 लॉज होते हैं भाई। तो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका सेकंड नेम होता है लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ओके, सेकंड लॉ क्या होता है अभी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसका सेकंड नेम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ओके, और थर्ड लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ लॉ क्या होगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसका सेकंड नेम क्या होगा? कंबाइनिंग वेट, और थर्ड नेम क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो फोर्थ लॉ के 3 नेम होते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर आप बोल सकते हो कंबाइनिंग वेट, यानी लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ओके, और फिफ्थ एंड लास्ट लॉ आता है गेल लुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये 5 लॉ थे, हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? देखो, नाउ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ है, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट हैव कंबाइंड। यानी जो प्रोडक्ट का मास होगा वो किसके मास के इक्वल होगा, रिएक्टेंट के। या फिर आप बोल सकते हो जो रिएक्टेंट का मास होगा सेम मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। सेकंड डेफिनेशन देखो क्या है, द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मास है वो क्या करेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, अपनी फॉर्म चेंज करेगा। ना तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते यानी क्रिएट कर सकते और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। और ये लॉ जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मान लो वाटर की फॉर्मेशन है H2 + O2, कंबाइंड करोगे तो H2O, यानी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है आपके पास। ओके, आप इसको बैलेंस करो, देखो ऑक्सीजन 2 तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपके पास ये रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये दोनों के आपके पास रिएक्टेंट होते हैं और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो लॉ क्या बोलता है, द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, इक्वल है। तो चलो देखो इसको, अब हाइड्रोजन का मास देखो कितना होता है, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हाइड्रोजन का मास होता है 1, और आपके पास कितने एटम हैं, ये होते हैं एटम, और ये क्या होते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल। यानी ऑक्सीजन के 2 एटम हैं यहाँ आपके पास, और ये क्या 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का सिंगल एटम है इसके अंदर। ओके, अब देखो इसका मास देखो भी पहले। अब हाइड्रोजन का 1 एटम का मास होता है 1, आपके पास कितने एटम है 2, और मॉलिक्यूल कितने 2, तो 2 × 2, तो 2 कहाँ से आए ये, क्योंकि आपके पास 2 एटम है और एक एटम का मास होता है हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना होगा 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूल। अब देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है एक एटम का 16, और 2 एटम का कितना होगा 2 × 16, तो टोटल कितना आ जाता है 4 + 32, तो कितना आएगा 36, तो 36 मास आ गया ये। ओके, अब देखो ये मोलिकुलर मास था। अब वाटर का मोलिकुलर मास देखो 2 एज इट इज, हाइड्रोजन का 1 एटम का मास होता है 1, 2 का कितना होगा 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो 2 × 18 कितना आया 36। तो देखो दोनों क्या है इक्वल, तो ये तो बोला गया था, ठीक है ना। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन ए फिजिकल चेंज इज इक्वल टू द रिएक्टेंट, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपने क्या किया, बस फॉर्म को चेंज किया ना मास की का, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, गैसियस फॉर्म थी, ये भी गैसियस फॉर्म, और ये क्या आपके पास लिक्विड फॉर्म है, बट मास क्या है सेम है ना। या इसको आप ऐसे समझो जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का मास होता है 12। जो मास है ना ये आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से लर्न हो गए, और मैं जल्दी आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मास की ट्रिक रहेगी कि आप मास कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर उसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, या पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रिक अगर आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाके एक बार ज़रूर देखो उसको। चलो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, तो कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 2 × 16, यानी टोटल मास कितना आएगा 12 + 32, यानी कितना आएगा 44। ओके, अब देखो यहाँ 12 + 2 × 16, तो ये भी कितना आएगा 44 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन क्या होता है, बदलना, यानी मास को हम क्या करते हैं वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, बट उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो सेम रहेगी, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप आपके घर में टी प्रिपेयर करते हो, ब्लैक टी कर लेते हैं। ओके, तो उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो? सबसे पहले लोगे आप वाटर, यानी आपने टी फॉर्मेशन देनी है, वाटर आपके पास, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे? शुगर, उसके अंदर टी लीफ, ठीक है ना, टी लीफ ऐड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है? एक टी बन जाती है, यानी चाय बन जाती है। अब इसको देखो, वाटर मान लो अपनी मर्जी से 18 ग्राम आपने यूज किया, ठीक है, शुगर आपने डाल दी 200 और टी लीफ आपने डाल दी, मान लो पत्ती बोलते हैं जिसको, 100 ग्राम। तो आपके पास टोटल जो लास्ट में आपने जब चेक किया एक्सपेरिमेंटली, तो आपके पास कितना आया? वो देखो, इसका प्लस करके देखो, 800 प्लस 200 प्लस 11 कितना आएगा? 800 प्लस 200 प्लस 100, तो 1100 आएगा। तो किसके इक्वल आएगा? ये सेम आ गया ना, यानी आपने जितना भी रिएक्टेंट यूज किया था, मास ऑफ रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन आपके माइंड में आता होगा भी सर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल है, वो तो एवेपोरेट होकर बाहर चले जाते हैं, जो लॉ है वो एक क्लोज कंटेनर में वैलिड होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम नेक्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप बोल सकते हो लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। तो ये लॉ दिया था फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्रोस्ट, और दिया था 1799 के अंदर। तो साइंटिस्ट नेम क्या था? जोसेफ प्रोस्ट। तो उन्होंने क्या बोला था? देखो, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो उन्होंने दो चीज़ बोल ली थी इसमें, कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो सेम एलिमेंट से होगी, और दूसरी बात दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन, और उनकी जो जैसे आप कंबाइंड करोगे उनकी प्रोपोर्शन क्या होगी? सेम है, यानी सेम एलिमेंट और फिक्स प्रोपोर्शन रहेगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर। आप ऐसे समझो इसको, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की फॉर्मेशन होगी, तो कार्बन का मास हमने किया था 12, तो 12 होता भी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल से पता लगता है आपको। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 2 × 16, क्योंकि 1 एटम का 16 होता है, 2 एटम है तो कितना होगा? 32, तो कितना आएगा? 12 और 32। तो उन्होंने यही बोला था कि जैसे पहले दोनों कंबाइंड करोगे तो सेम एलिमेंट आएंगे यहाँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ओके, और उनकी रेशियो, किसकी रेशियो? रिएक्टेंट की रेशियो क्या होगी? फिक्स होगी, तभी तो बोला जाता है इसको डेफिनेट कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो रेशियो कैसे फिक्स है। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 की टेबल में डिवाइड होता है, तो कितना आएगा आपके पास? ये 8, सॉरी कितना आएगा? 3, और ये आएगा 8, तो 3:8। अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो वो 3 पार्ट उसका कार्बन का होगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन का होगा उसके अंदर, ठीक है ना, 3:8। तो ये फिक्स है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहीं हो या फिर अमेरिका के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसकी रेशियो क्या होगी? फिक्स होगी। या आप ऐसे समझो इसको, जैसे वाटर है H2 + O2, तो क्या फॉर्मेशन होती है? H2O। बैलेंस करो इसको, 2 और 2, तो ये हमने बैलेंस कर लिया। अब इस पे एप्लीकेबल करते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड किया तो H2 सेम एलिमेंट आते हैं यहाँ। ओके, अब कर लेते हैं इनकी प्रोपोर्शन, यानी फिक्स प्रोपोर्शन की बात। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4। ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 2, 2 × 16, तो कितना आएगा? ये 4, और ये कितना आएगा? 32। 4 पे डिवाइड होता है, कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 8, तो 1:8। अब देखो वाटर की जो फॉर्मेशन है, सी वाटर देखो, रिवर वाटर देखो या टैप वाटर देखो, ये सभी के अंदर जो वाटर की फॉर्मेशन क्या होती है? 1:8 होगी, यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा और 8 पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। लेकिन अगर वाटर अनप्योर है, यानी अगर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो, तो कई बार वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन तो फिक्स है, लेकिन ये माना जाता है कि जो ये लॉ है वो इम्प्योर सब्सटेंस पे वैलिड नहीं होता, जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। बट आप इसको ऐसे समझो, वाटर कहीं का भी हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है या रेशियो है वो क्या होती है?
फिक्स होगी, यानी 1:8, 1 पार्ट हाइड्रोजन का होगा और हमेशा 8 पार्ट ऑक्सीजन का रहेगा। ठीक है ना, ये रेशियो क्या है, फिक्स है। तो इस वजह से बोला जाता है ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट हो गए, और क्या है, प्योर केमिकल कंपाउंड दैट आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे वो कंबाइंड करेगा इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो उसकी प्रोपोर्शन क्या होगी, फिक्स होगी 1:8। ये क्या है, प्रोपोर्शन फिक्स होती है भैया। ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसको और ज़्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाता है टॉपिक। ये दोनों को न्यूमेरिकल कर देखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है आपको कि आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट है किसका, सोडियम क्लोराइड। जब इसको कंबाइंड किया जाता है इथेनोइक एसिड, तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आती है और आपको वेट गिवन है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आती है आपके पास 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर की फॉर्मेशन आती है उसके अंदर 0.9 ग्राम, और एक फॉर्मेशन आती है आपके पास सोडियम इथेनोएट। यानी जैसे आप इन दो रिएक्टेंट को कंबाइंड करोगे तो आपके पास 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं, और इनमें से 2 का वेट है और यहाँ इन दोनों का वेट गिवन है। तो आपको वेट फाइंड करना है किसका, सोडियम इथेनोएट का। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा होगा, उसमें क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अब देखो रिएक्टेंट का मास क्या है, ये गिवन है 5.3 प्लस 6 ग्राम। किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है 2.2 प्लस 0.9, और सोडियम इथेनोएट के मान लेते हैं x, तो इसका मास कितना है x, तो इसको मान लो आप x। ठीक है ना, आपके पास रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट में मास गिवन है उसको राइट कर लो, जो प्रोडक्ट में मास गिवन है उसको राइट कर लो, जो पेंडिंग है उसको आप छोड़ दो। तो जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 11.3 इज इक्वल टू, अब जैसे दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 2.2 प्लस 0.9 कितना आएगा 3.1 आ जाता है। ओके, तो कितना आया 3.1 प्लस x। अब इसको इस साइड लेके आओ, 11.3 माइनस 3.1 इज इक्वल टू x। तो x का मास कितना होगा, जैसे आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 8.2 ग्राम। तो ये किसका मास आया, सोडियम इथेनोएट का। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ओके, अब सेकंड न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, देखो मैं एक बार स्टेटमेंट आपको रीड कर देता हूं। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो क्या थी स्टेटमेंट, द परसेंटेज ऑफ द 3 एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन। तो कितने गिवन है, कैल्शियम इज इक्वल टू 40%, कार्बन है किसी सैंपल के अंदर 12%, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास 48%। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्या स्टेटमेंट दे रखिए, इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू व्हाट वेट ऑफ दीज एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम अनदर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी 1.5 ग्राम अदर सैंपल के अंदर फाइंड करना आपको, अदर सैंपल के अंदर, यानी अदर कंपाउंड होगा कोई या अदर सैंपल, सेम सैंपल हो या अदर सैंपल हो, बट जो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है उसका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसकी प्रोपोर्शन क्या होती है, फिक्स। तो इन्होंने साफ साफ बोला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसको वैलिड करता है। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगी, इनकी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इन कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3, यानी इसके अंदर कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो तीनों की जो रेशियो है वो क्या होती है, फिक्स होगी ना इसके अंदर। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर जो रेशियो है वो क्या होगी, फिक्स होगी इनके अंदर। वेट कैसे आएगा, देखो वेट ऑफ कैल्शियम, तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना आएगा 40% है,
यानी 40% कितना आएगी नीचे 100, कितने में है वो 1.5, तो सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाता है। सेकंड किसका वेट पूछा आपको, कार्बन का, तो कार्बन का वेट कितना है 12%, यानी 100 किस में है 1.5 ग्राम सैंपल के अंदर है, तो इसका वेट आ जाएगा। तीसरा किसका पूछा आपको, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है 48%, 48/100 किस सैंपल के अंदर है, कितना है सैंपल आपके पास 1.5 ग्राम, तो ये आंसर आ जाता है। जैसे तीनों को सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाता है ग्राम के अंदर, क्योंकि ग्राम में गिवन है ना यूनिट, तो यूनिट क्या रहती है हमेशा सेम रहेगी। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।